हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और केजेएमसी जो मिलकर एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग के लिए कंडक्ट कराई थी। तो पूरे यूपी में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं सभी के लिए तो एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और काउंसलिंग के थ्रू सीट प्रोवाइड की जा रही है। आज डेट है कितना, आज आपका 17 अक्टूबर है। तो ये आज लास्ट डेट है किसकी, चॉइस फिलिंग की, जो आप कॉलेज लॉक करेंगे या लास्ट डेट है 17 की। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कुछ काफ़ी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और ये जो न्यूज़ है ना, ये 12 तारीख का ही न्यूज़ है, 12 अक्टूबर को ही ये न्यूज़ प्रेषित की गई थी साइट के द्वारा। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट फ़ोन कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि कैसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज़ें अगर आप नंबरिंग वाइज पूरा एकदम एक्यूरेट अगर आप समझ लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी पूरी काउंसलिंग बाकी है। पूरी काउंसलिंग में आपको ये सब चीज़ें एक एक पॉइंट पता होनी चाहिए। तो जब एक एक पॉइंट पता होगा तो आप गलती नहीं करेंगे। आप गवर्नमेंट कॉलेज जो 22 कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज, तो टोटल उसमें आपका एडमिशन अच्छे से हो पाएगा, गलती नहीं करेंगे काउंसलिंग में। तो गलती काउंसलिंग में नहीं करने के लिए हर एक पॉइंट को समझते हैं। तो जैसे देखिए, ये पंजीकरण अभ्यर्थी को बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग है तो ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, तो आप ऑनलाइन कर लिए होंगे। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन आपका हो गया होगा। अभ्यर्थी द्वारा 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लग रहे हैं, जो कि पैसा वापस नहीं होगा। 500 ये भी हो गया होगा। थर्ड नंबर, वेबसाइट पर ऑनलाइन वरीयता क्रम में विकल्प भरने के चॉइस फिलिंग पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य होगा। जब आप चॉइस फिल कर रहे होंगे, आप रैंक के अनुसार आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसी के अनुसार आप चॉइस लॉक करेंगे। चॉइस लॉक कॉलेज अपने अनुसार आप करेंगे। चॉइस लॉक करने के पश्चात चॉइस का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। जब आप फिल कर लेंगे, चॉइस फिल कर लेंगे कॉलेज के, तो आप ज़रूर उसके प्रिंट आउट वहाँ से ज़रूर निकलवा लीजिएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चक्र की काउंसलिंग पश्चात, ये देखिए, यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चक्र की काउंसलिंग पश्चात आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया जाता तो जमा सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग के द्वितीय चक्र में प्रतिभाग करना चाहता है तो उसे पुनः सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। अब ये चीज़ कह रहा है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग आप करा लिए और आपको सीट अलॉट हो गई कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप उसमें एडमिशन नहीं ले रहे हैं और सोच रहे हैं सेकंड काउंसलिंग में भाग लेंगे, तो आपको 500 और 5000 आपकी जब्त कर ली जाएगी, नहीं दी जाएगी। तो इस हिसाब से फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर दोबारा 5000 देंगे। अभी आगे ये चीज़ें एकदम अच्छे क्लियर की गई हैं। अभी देखिए पॉइंट में आगे चलिए, ये आपका फोर्थ पॉइंट ना अभी एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे क्या है। फिफ्थ पे देखिए, प्रथम चक्र के काउंसलिंग से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराने के उपरांत ही द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा सीट अपग्रेड हेतु तो अर्ह होंगे, मतलब मान्य होंगे। प्रथम चक्र के काउंसलिंग से आपको जो अभ्यर्थी को कॉलेज मिल गया उसमें आप जाके एडमिशन ले लीजिए, प्रवेश प्रक्रिया अपना कंप्लीट करा लीजिए उस कॉलेज में। फिर उसके बाद आप सेकंड काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं, ये चीज़ है। 6 पॉइंट देखते हैं। अभी ये 4 और 4 और 5 नंबर एकदम और क्लियर होगा। अभी आगे चलिए, प्रथम चक्र के काउंसलिंग से आवंटित प्रवासित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र के काउंसलिंग में आवंटित यहाँ नहीं लिखा, देख लीजिए, आवंटित और अनावंटित, अनावंटित लिखा मतलब जिसको ना मिली हो। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से अनावंटित प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे तथा इन्हें पुनः धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मान लीजिए आप फर्स्ट काउंसलिंग में 5000 सिक्योरिटी मनी तो दे दिए हैं, लेकिन आपको प्रथम चक्र में सीट प्रोवाइड मिली ही नहीं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिला नहीं, तो जब सेकंड काउंसलिंग होगा तो आपको सिर्फ रिसफल कर, मतलब आपको से जो आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे उसी को अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको कुछ नहीं, 5000 रुपये जमा नहीं करनी पड़ेगी अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिलती है तो। एकदम अच्छे से ये पॉइंट देख लीजिएगा और बता भी दिए। 7 नंबर पे, प्रथम चक्र के काउंसलिंग से आवंटित सीट पर कोई भी अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा रिसफल कर सकता है। अब ये देखिए पॉइंट, यही मेन पॉइंट है। 7 नंबर, प्रथम चक्र के काउंसलिंग से आवंटित सीट पर, आप मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग हुई, आपको सीट प्रोवाइड कर दी गई, कोई भी अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा रिसफल कर सकता है। मान लीजिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपको मिल गया
कानपुर बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल गया। अब आपको सेकंड काउंसलिंग सोच रहे हैं मुझे मिल जाएगा केजीएमसी लखनऊ, ऊपर वाले ही अपग्रेड होते हैं, नीचे नहीं अपग्रेड होता है, ऊपर के कॉलेज जो रैंक वाइज दिए गए हैं कॉलेज। तो आपको केजीएमयू चाहिए। अब आप इसमें एडमिशन रिसफल मतलब आप अपग्रेड कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं, तो आप तभी कर पाएंगे काउंसलिंग द्वारा जब आप वहाँ पे एडमिशन ले लिए होंगे। द्वितीय चक्र के काउंसलिंग से रिसफल होने के उपरांत पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य को अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी, अतः द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। आप मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको कानपुर मिल गया है, तो सेकंड में जब अपग्रेड हो जाएगा तो आपको वहाँ पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा, उसके बाद कोई चांस नहीं है। ये चीज़ लिखी गई है इस नंबर पे। अभी आगे और चीज़ें क्लियर होंगी। 8 नंबर पे रिसफल होने की दशा में मतलब अपग्रेड होने की दशा में फेरबदल अगर हो रहा है आपका कॉलेज वाइज, तो होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसलिंग से प्रवेश ली गई सीट यथावत बनी रहेगी। रिसफल ना होने की, मान लीजिए आप अपग्रेड किए, सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेड कानपुर आपको मिला था, आप अपग्रेड किए थे लखनऊ के लिए, तो आपका क्या होगा, आपका अगर मान लीजिए नहीं अपग्रेड हो रहा है तो आपकी सीटें ऐसी नहीं है कि जो नहीं मतलब आप कानपुर सीट मिली थी वो भी चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, फिर आपका वही जो एडमिशन लिए होंगे आपको वही कॉलेज मान्य होगा। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, उस वहीं पे आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। एडमिशन तो ले ही लिए होंगे, वहीं पे पढ़ना पड़ेगा। रिसफल ना होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसलिंग से प्रवेश ली गई सीट यथावत बनी रहेगी। तो सीट आपकी ऐसा नहीं है कि आप अपग्रेड कर दिए तो आपकी जो सीट मिली थी वो भी चली जाएगी, नहीं, वहीं आप वो सीट आपकी सुरक्षित रहेगी। 9 नंबर देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात ही प्रवेशित अभ्यर्थियों को धरोहर धनराशि सिक्योरिटी मनी जो आप 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं वो ये चीज़ कह रहे हैं कि वापस की जाएगी। कब वापस की जाएगी? काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात, मतलब बाद आपकी वापस की जाएगी। तो काउंसलिंग में ये आपका वैसे तो अभी तक क्या था, जब आपके 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता उसके बाद ही सिक्योरिटी मनी वापस होती थी, लेकिन इस बार देखिए कैसे क्या होता है। काउंसलिंग में अभ्यर्थी को सीट आवंटन न होने की दशा में धरोहर धनराशि सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए काउंसलिंग में अभ्यर्थी को सीट आवंटन ना हुआ, मतलब सीट नहीं मिली, कोई भी सीट ना मिला, तो होने की दशा में तो जो आप सिक्योरिटी मनी करेंगे 5,000 रुपये जो आप करेंगे वो वापस कर दी जाएगी। तो ये अच्छी बात है, काफ़ी चीज़ें इस यूनिवर्सिटी ने इस बार काफ़ी चीज़ें सुधार की है और एक्यूरेट जानकारी भी प्रोवाइड की है स्टूडेंट को। तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा थोड़ा इस बार का, पिछली बार तो थोड़ा नहीं, कुछ क्लियर नहीं किया था। ये देखिए 11 नंबर, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चक्र के काउंसलिंग के उपरांत प्रथम चक्र में आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है, तो उसे द्वितीय चक्र के काउंसलिंग के पश्चात पुनः प्रवेशित प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। ये देख लीजिए 11 पॉइंट। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के उपरांत बोल रहा है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के उपरांत प्रथम चक्र में आवंटित सीट पुनः आवंटित की जाती है, मतलब वही दोबारा फिर मिल गई सीट तो होगी, तो वहाँ पे आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो सीट खाली हो जाएगी, निरस्त माना जाएगा आपका एडमिशन, और उक्त सीटों को रिक्त मानते हुए मापअप राउंड के लिए वो सीटें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मापअप राउंड में किसी और स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के उपरांत प्रथम चक्र में आवंटित सीट ही पुनः, मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज गवर्नमेंट मिले थे, सेकंड में फिर वही मिल गए, तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। नहीं लेते हैं तो आप फिर अपग्रेड भी नहीं कर पाएंगे, वो सीटें भी खाली कर दी जाएंगी। 12 पॉइंट, अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रवेशित कॉलेज में हॉस्टल फीस तथा अन्य मिसलेनियस फीस द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के उपरांत ही जमा की जाएगी। आप जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो उस कॉलेज में आपको जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और जितनी फीस है पूरा जमा होगा उस कॉलेज में, और कॉलेज में जब जमा होगा तो आप हॉस्टल की फ़ीस वहाँ पे नहीं जमा की जाएगी उस समय। हॉस्टल की और कोई मिसलेनियस फीस अगर लगती है तो वो नहीं जमा की जाएगी, सिर्फ शिक्षण जो संस्थान फीस वाली होती है, आपका ट्यूशन फीस होती है, वही जमा की जाएगी। जैसे देखिए 13 नंबर देखिए, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें पुनः अपना रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सेकंड काउंसलिंग आप फिर होगी तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही आपको 5,000 रुपये देने हैं।
ऐसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा प्रथम चक्र के काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन तो करा लिया गया है, परंतु किसी कारणों से रजिस्ट्रेशन शुल्क धरोहर धनराशि 5,000 नहीं जमा कर सकते हैं, किए हैं या फिर कर सकते हैं, वह निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क धरोहर धनराशि जमा करे द्वितीय चक्र काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसके अच्छे रैंक है, मान लीजिए उसके रैंक 10 थे और 10 रैंक वाला स्टूडेंट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ना ही रजिस्ट्रेशन कराया, ना ही 5,000 शुल्क जमा किया, तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी भाग ले सकता है। तो ये भी अच्छी बात है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं कि जो कुछ कारणोंवश छूट जाते हैं। 15 नंबर देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं, वह अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क व सिक्योरिटी मनी जमा कर द्वितीय चक्र की काउंसलिंग है तो अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वही चीज़ें हैं, दोबारा करा सकते हैं जो नहीं कराए हैं। जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में छूट गए हैं, अच्छी रैंक थी या बेकार रैंक हो, बेकार अच्छी का कोई मतलब नहीं है, वो सेकंड राउंड में भाग ले सकता है अगर फर्स्ट राउंड में आप नहीं किए हैं। 16 नंबर देखिए, प्रथम चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से पुनरावंटन हुआ है, मतलब दोबारा कॉलेज मिले हैं, उनको पूर्व कॉलेज से प्रवेश के संबंधित समस्त प्रमाण तथा शिक्षण शुल्क की रसीद के साथ नवीन आवंटित कॉलेज पर प्रस्तुत कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। अब ये देखिए 16 नंबर तो गजब की पॉइंट है भाई। 16 नंबर कह रहा है कि आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल गया, कोई भी कॉलेज आपको मिल गया, जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको सेफई आपका नर्सिंग कॉलेज मिल गया है, सेफई। तो सेफई में आप जो फीस जमा किए होंगे वैसे से यहाँ पे जो फीस प्रीवियस ईयर लगी थी वो 27,300 रुपये लगी थी फीस, और 4,800 रुपये आपको ये बाद में जो हॉस्टल की फ़ीस होती है 1 साल की पर ईयर 4,800 लगती है, तो ये बाद में जमा करना होता है। तो आप 27,000 की ये आपको रसीद यहाँ पे मिलती है। इस कॉलेज में सेकंड काउंसलिंग में अगर अपग्रेड होकर आपको केजेएमसी मिल गया या फिर कानपुर मिल गया यहाँ से पैसे, तो यहाँ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे और आप फीस रसीद लेके आप यहाँ से फिर दोबारा लेके जाएंगे, आप जमा करेंगे जिस कॉलेज में सेकंड में मिली होगी, ये चीज़ है। 17 नंबर देखिए, आवंटन के पश्चात संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया आवंटन पत्र पर अंकित आवंटित कॉलेज पर पूर्ण की जाएंगी। जो आपको कॉलेज आवंटन पर मतलब मिलेगा, संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया उसी कॉलेज में आपको की जाएगी। आवंटित संस्था कॉलेज द्वारा, ये देखिए आवंटित संस्था मतलब जो आपको यूनिवर्सिटी जो आपको मिली है, कॉलेज द्वारा प्रवेश देने से पहले अभ्यर्थी की पात्रता की जांच तथा अभिलेखों के सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। अभिलेखों की जांच में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं ही उत्तरदायी होंगे। अगर आपको जो काउंसलिंग हो जाएगी, आपको सीट मिल जाएगा, आप उस कॉलेज में जाएंगे, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो एकदम करेक्ट होने चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज़ लिखा गया है और आप खुद जिम्मेदार होंगे, ये भी लिखा गया है। 19 नंबर देखिए, राजकीय क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों मतलब राजकीय मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के नर्सिंग कॉलेजों है तो अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये देखिए पहले क्या था, 15%, तो मान लीजिए जैसे केजेएमसी हो गया, केजेएमसी में 15% पहले अदर स्टेट के स्टूडेंट को लिए भी सीटें मिलती थी। इस बार अभी इसमें तो डायरेक्ट यही देख लीजिए लिख दिया गया है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपके उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, मतलब उत्तर प्रदेश के होने जरूरी हैं, ये चीज़ है। निजी, ये देख लीजिए प्राइवेट क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों हैं तो अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी भी आहार्य होंगे। अगर प्राइवेट कॉलेज उत्तर प्रदेश में चाहिए और आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, कहीं और के हैं, आप दिल्ली के हैं, बिहार के हैं, कहीं के भी हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेजों में आप एडमिशन उत्तर प्रदेश में ले सकते हैं। ये देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% था और 40% था, ये तो चीज़ें आपको पता थी। तो ये 20 पॉइंट थे जो आपको एकदम क्लियर होने चाहिए काउंसलिंग के पहले या काउंसलिंग तक एडमिशन तक प्रोसेस पूरी होने के पहले। आप पूरा ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से कंप्लीट देख लीजिएगा, ये वेबसाइट पे अपलोड है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो या फिर हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड भी कर देंगे, तो आप लोग अच्छे से काउंसलिंग कराएं और जिस भी कॉलेज में जाएं आप अच्छे से पढ़ाई करें, वहाँ पे अपने सीनियर्स के रिस्पेक्ट करें। आप सीनियर्स के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प मिल जाती हैं और काफ़ी
चीज़ें आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती हैं और काफ़ी स्किल आपके अंदर डेवलप होती हैं। तो किसी भी कॉलेज में कोई भी रैगिंग नहीं होती है, ऐसा मत डरिए कि रैगिंग होगा, एंटी रैगिंग फॉर्म डलाए जा रहे हैं तो रैगिंग होंगे, रैगिंग नहीं होती है। बस एक इंट्रो होता है, उसी के माध्यम से आपको पूरा इंजॉयमेंट भी होता है। काफ़ी स्टूडेंट तो सोचते हैं कि थोड़ा मोड़ा रैगिंग हो, खुद सोचते हैं, क्योंकि उसमें भाई एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है और चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और मज़ा भी आता है। और वो कुछ आपके जो सीनियर्स होते हैं ना, कुछ खिलाते पिलाते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई एक छोटे भाई की तरह रखते हैं जो आपके सीनियर्स होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट चीज़ें आपको, बेस्ट जो भी अपडेट रहेगी प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। थैंक यू।